तो हम बात ये करेंगे अभी कि ये जो जो अभी का जीवन जो चल रहा है उसमें हमारे क्या मतलब परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, हम जो चाह रहे हैं वो क्यों नहीं पा रहे हैं, इसमें व्यवस्था कैसे से होगी हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती है, जी जी इस जी। पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हम्म। मुझे जो प्रमुख कारण लगा गरीबी का, और जो जितने भी आदमी के दुख हैं उनका मैं कारण जान पाया कि वो व्यवस्था में चले जाते हैं सारे कारण। और व्यवस्था में भी देखें तो जो अब तक का अर्थशास्त्र जो हम लोगों ने पूरी दुनिया के लोगों ने जिसको अडॉप्ट कर रखा है कि भाई बिना पैसे के हम कोई चीज मांग नहीं कर सकते कोई चीज की, तो ये नियम है। और उधर दूसरा नियम है कि बिना काम के पैसा नहीं मिलेगा। ये जो दो नियम है, ये दो नियम अनसाइंटिफिक है। माने ये दो नियम कहते हैं कि आप पहले कमाओ और फिर खाओ, है ना। ये ऐसे ही है जैसे कि पहले मोटरसाइकिल चलाओ, बाद में डीजल डालो, उसमें बाद में पेट्रोल डालो, पहले चलाओ। अब ऐसे कैसे होगा? क्योंकि साइंस तो ये बोलती है कि ऊर्जा का ही कन्वर्जन होता है, तो पहले ऊर्जा होनी चाहिए और वो कुछ काम करेगी, तब पॉसिबल है। लेकिन अभी तक का हमने अर्थशास्त्र बना रखा है कि पहले काम करो भाई साहब, फिर ऊर्जा लो, मतलब पैसा लो और फिर उससे ऊर्जा खरीदो। ऐसा करके बना रखा है। जबकि हमारा जन्म होता है और जन्म से जब हम बड़े होते हैं 20-25 साल तक, तब तक तो हम ऊर्जा खाते ही हैं, तब तक तो कुछ काम वाम करते नहीं है। तो अब तक की व्यवस्था इस प्रकार की रही है कि वो इस साइंटिफिक नियम के अपोजिट में है। तो अब इससे होता क्या है कि लोग मांग नहीं कर पाते जितनी उनकी मांगे हैं, और मांग नहीं होती तो जो प्रोडक्शन करने वाला सिस्टम है वो फिर प्रोडक्शन नहीं करता, क्योंकि मांग ही नहीं है तो वो प्रोडक्शन करके क्या करेगा। और प्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि थोड़ा ही प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ी ही जॉब निकलती है फिर, तो थोड़े लोगों को जॉब मिल पाती है। इसलिए अभी तक का अर्थशास्त्र जो है वो थोड़े लोगों के बीच में ही घूमता रहता है बस। जिन थोड़े से लोगों को जॉब रहती है या कोई काम रहता है वही मांग करते रहते हैं और वही जॉब करते रहते हैं, बस उन्हीं के इर्द गिर्द ही पूरी अर्थव्यवस्था घूमती रहती है। और बाकी जो लोग हैं, बाकी सारे लोग जो दूसरे युवा हैं वो भी, और जो बच्चे और वृद्ध हैं वो भी, और जो महिलाएं हैं वो भी, वो इन्हीं थोड़े से लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब उन्हें जिसको जहां से जो मिल जाए, दान में मिल जाए या मांग के मिल जाए या कुछ दया करके दे दे या जो जैसे भी दे दे, बस ऐसे करके जो है गाड़ी चल रही है। तो जब तक ऐसा अर्थशास्त्र नहीं होगा जो हर आदमी को पहले मांग करने का अधिकार दे और काम उसके बाद में ले, ये है तो ये नहीं, मांग उसका। करने का अधिकार है। जी। मांग करने का अधिकार है व्यक्ति को, मतलब कि मांग करने का अधिकार कहाँ से मिलता है? मांग करने का अधिकार पैसे से मिलता है ना, आपके पास कुछ बदले में देने के लिए है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलता है। अभी तक तो ऐसा है। अभी अभी ये जो आप बात कर रहे हो, हाँ हाँ। ये जो आप बता रहे हो बात, मान लो जी जी। ये यानी कि किस उम्र के हिसाब से आप बताना चाह रहे हो? है जी। किस उम्र के हिसाब से बताना चाह रहे हो आप ये बात? सर ये सबका ही बता रहा हूँ ना मैं। जैसे जो जो बच्चे और वो हैं जिनको जॉब नहीं होती है, तो वो डिपेंड करते हैं अपने माता पिता इत्यादि के ऊपर, जिनके ऊपर वो कि भाई वो दे देंगे तो उनका चल जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। मतलब जिनके पिताजी या भाई कोई कुछ कुछ कमा पा रहे हैं तो वो थोड़ी बहुत मांग कर लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं कर सकते। तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, बच्चों की भी, जवान की भी और बुजुर्गों की भी, माने पूरी मानव जाति की बात कर रहा हूँ। हम्म। अब जैसे मान लो कि बच्चा पढ़ रहा है, जी तो अब जैसे मान लो माँ बाप है, जी तो माँ बाप की उम्र मान लो कि 20 वर्ष है, मान लो ये मान के चलते हैं अपने जी कि 18 साल में बच्चे की शादी होगी, जी ये मानते अपने। और 20-22 साल का हुआ तो उसके एक बच्चा हो गया, जी और उसके बाद मान लो कि बच्चा 5-7 साल का होता है, तो उसके बाद एक स्कूल की जरूरत पड़ती है, वो उसको स्कूल में एडमिट करवा रहा है। जी और स्कूल की व्यवस्थाएं, स्कूल की जैसी व्यवस्थाएं हैं वैसी ही व्यवस्था में उसको एडमिशन देना पड़ेगा ना, वो जी चेंज तो कर नहीं सकता बिल्कुल। क्योंकि पहले से चलती आ रही व्यवस्था है। जी जी और वो व्यवस्था क्या दिखा रही है? वो व्यवस्था ये दिखा रही है ना, हमें क्या समझ क्या आया हुआ है हमें? जी। हमें तो यही समझ आया हुआ है ना कि संसार के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही है, हमें तो उसी व्यवस्थाओं में अपने को रखना होगा ना।
बिल्कुल। उसके अलावा तो हम कोई अपनी एक व्यवस्था बनाने से क्या हो जाएगा, वो तो जो चल रही है उसी व्यवस्था में अपने को वो करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एडजस्ट। नहीं तो एडजस्ट अभी क्या था है, हमें और नहीं हमें तो हमारे सिस्टम क्या होता है जी जी, कि अभी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। इसीलिए तो वो व्यवस्था को बदलने की बात है ना, क्योंकि जब अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी कि जो आपको मांग का अधिकार ही नहीं देती है बिना पैसे के, तो उसमें तो फिर सबको मौका मिलेगा ही नहीं ना। और चाहे ये व्यवस्था आगे हजार सदियों तक चलती रहे तो यही सिचुएशन रहेगी जो अभी है। जी। नहीं, अभी एक बात समझो हम्म कि अब जैसे मान लो कि मेरे बच्चा है, हम्म। तो मांग है ना कि बच्चे को शिक्षा मिले, बिल्कुल। तो शिक्षा के लिए तो स्कूल खुले हुए हैं, इतने स्कूल इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं। सर, स्कूल में भी तो पैसा आप दोगे तभी अपने बच्चों को भेज सकते हो ना, पैसा नहीं है तो नहीं भेज सकते। कुछ सरकारी अभी स्कूलों तो को छोड़ दें तो। जी। सरकारी स्कूल में तो नहीं लगता ना, सरकारी स्कूल में तो कॉपी वगैरह सब कुछ नहीं नहीं, देती है सरकार। सरकारी स्कूल में भी जाता है, थोड़ा सा पैसा जाता है, लेकिन जाता है। और सरकारी तो स्कूल वहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, और सरकारी थोड़े स्कूल इतने नहीं। व्यवस्था चल रही तो वो पैसा। नहीं नहीं, सुनिए तो, सरकारी स्कूल भी इतने नहीं है कि जितने हमारे पास बच्चे हैं उतने सबको हाँ वहां पे हाँ, शिक्षा मिल जाए, ये इतने नहीं बात है। जो आप कह जी। रहे हो ना, देखो अब ये जो बात आप कह रहे हो कि सरकारी स्कूल नहीं है, जी जी। तो अब ये जो तंत्र जिन लोगों के हाथों में है, हाँ अब जैसे मान लो मैं इस बात को सोचूं या मैं अपने बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करूं, बताओ। वही तो कह रहा हूँ कि आप करोगे कैसे ऐसे माहौल में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे ना, कैसे करोगे बताओ। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जी अब शिक्षा जो दे रखी है, जी जी जी। अब एक तो मैं लड़ूं सबके साथ, हाँ एक तो मैं सबके साथ लड़ूं, जी जी और एक मैं उस व्यवस्था के अनुरूप ऐसी व्यवस्था अपने हिसाब से माइंड सेट करके बनाऊं जी जी। कि जैसे मैं जूझा हूँ चीजों से, तो मैं चाहता हूँ ना कि वो जो मेरी जूझन है, वो मेरी जो जनरेशन है, मेरी जो पीढ़ी है, उसमें जी। कम हो, ये होगा। हाँ तो ऐसा तो इसके लिए यानी कि एक उस व्यवस्था जो चल रही है, सर, ऐसा तो सिर्फ कुछ ही लोग मात्र कर सकते हैं। सुनिए तो जरा, हाँ जी, ऐसा तो कुछ ही लोग कर सकते हैं ना कि भाई जूझ बूझ सकें, क्योंकि सारे लोग जूझ नहीं सकते ना। क्योंकि सारे इतने तो स्कूल नहीं है, अगर सारे जूझेंगे भी तो भी उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने वाला है। क्योंकि क्या नहीं मान या ये हो हम सकता है कि एक ऐसे आदमी हो के रहा लिए, है कि सुनिए सुनिए तो सर, हम एक आदमी की बात नहीं कर रहे ना, या कुछ लोगों की बात नहीं कर रहे ना। जब व्यवस्था की बात है तो क्योंकि कुछ लोग तो अभी भी 10% लोग तो अभी भी एंजॉय कर ही रहे हैं। तो हम सबकी बात कर रहे हैं कि अधिकतम लोग जो दुखी हैं उनके क्या कारण है उसकी बात है। वो आप क्या कर लोगे वो अलग बात है, कि आप जो है भाई, आप कहीं से बैंक डकैती कर लो और फिर अपने बच्चे को किसी बढ़िया से स्कूल में एडमिशन करा दो, करा सकते हो, वो हो सकता है। लेकिन सारे लोग बैंक लूट सकते हैं क्या? सारे लोग बैंक, हाँ तो सारे लोग बैंक लूटने लगे तो बैंक ही नहीं बचेंगे, कह है रहा ना। हूँ बात हाँ हाँ, तो हम सबकी बात कर रहे हैं, वो एक आदमी की नहीं कर रहे कि वो कुछ जुगाड़ लगा के कुछ कर ले। जी। नहीं, ये व्यवस्था मतलब जो चेंज होने की जो हम बात कर रहे हैं, हाँ आप कह रहे हो कि व्यवस्था चेंज होगी तब होगा, ये व्यवस्था हाँ बदलनी होगी। हाँ, तो सबके अब लिए इसके हम लोग लिए सबके लिए व्यवस्था बात कर रहे हैं, बदलने के मतलब लिए माने सबके लिए तब होगा। अब ऐसे तो एक आध आदमी अपना जुगाड़ पानी लगा के कुछ कर ले तो अलग बात है, वो जो जैसा आप कह रहे हैं वो तो हो ही सकता है, लेकिन वो भी कुछ ही लोग कर सकते हैं, सबके बस की नहीं। जी तो अब ये जो आप कह रहे हो, इस व्यवस्था को बनाने के लिए कौन कौन यानी कैसे करेगा, किसको ऐसे कर लिया जाएगा, मतलब क्योंकि सारे तो पहले से जो व्यवस्थाएं आ रही हैं उन्हीं व्यवस्था जी के अंदर अभी जूझ रहे हैं सारे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके उसके तो लिए आपके हिसाब से मतलब कैसे उसके होगा? लिए जी, उसके लिए ये तरीका है कि हमेशा ही कोई ना कोई ज्ञान पहले किसी न किसी के द्वारा खोजा जाता है। तो जैसे अभी जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, इसके पहले राजतंत्र की व्यवस्था थी, फिर उसके पहले भी कबीला तंत्र था, फिर उसके पहले भी और जंगल तंत्र था। तो ऐसे ऐसे आदमी खोजता आया है, और वो व्यवस्था जब और लोगों के बीच गई है और उन्हें समझ में आई है कि हाँ ठीक है, तो फिर उन्होंने उसको चेंज किया है। तो ऐसे ही अभी जो ये व्यवस्था मैंने खोजी है एक, जिसको संपूर्ण समाधान नाम की किताब में लिखा है, तो ये धीरे धीरे लोगों तक जा रही है और लोगों को समझ में आएगी, तो फिर अगली व्यवस्था ये इस अब की व्यवस्था को रिप्लेस लोग कर लेंगे।
तो तब ये समस्याएं सभी के लिए सॉल्व हो जाएंगी स्वाभाविक रूप से। वहां किसी को जुगाड़ पानी लगाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ही आती हैं। अब अभी तक भी व्यवस्थाएं जो बदली हैं वो इसी तरह से बदली हैं, आगे भी ऐसे ही बदलेगी जी। नहीं, वो तो है, बदली है, वैसे ही बदलेंगी। जैसे पीछे से हमने देखा है जो चीजें बदलती आई है, बदलने वाले लोगों ने जैसे बदलने के लिए जो व्यवहार बनाया है जी उसी जी के अनुरूप चीजें बदली है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि या तो पहले जो आपकी जो किताब है जिसमें आपने समाधान दिए हैं, जी पहले हो सकता है मुझे वो समाधान आपके वो बुक्स पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से ना। हाँ, वो तब पढ़ जाके लेंगे। मुझे पता चलेगा कि आपकी जी थ्योरी क्या है। जी जी। और या कुछ वीडियो हैं उनको देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगी। कुछ वीडियोज हैं उनको आप देख लेंगे तो वो भी आपको समझ इम्प्लीमेंट में आ कैसे जाएगी। होगा? है जी। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हाँ, इम्प्लीमेंट बात भी, तो वही है ना। इम्प्लीमेंट भी उसमें बता रखा है कैसे करेंगे। शॉर्ट में तो मैं आपको यही बता देता हूँ, अगर आप, वो सिंपल ही हम्म। है। जैसे ये बातें लोगों तक जा रही हैं तो जब आधे से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंच जाएंगी और वो सहमत हो जाएंगे तो उस वक्त हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, या अभी की कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको एडॉप्ट करेगी तो उसके रूप में हम लोग चुनाव में उतरेंगे और लोगों को बोलेंगे कि लगभग 400 सांसदों के आसपास सेंटर में हमें चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदले जाके। तो हम्म। वो उन लोगों को वोट करेंगे और 400 लोग वहां जाके एक नियम बना देंगे कि भाई मौजूदा संविधान को बदलने के लिए सांसदों के अतिरिक्त जो जनता है वो भी जनमत सर्वेक्षण के द्वारा संविधान के किसी हिस्से को अथवा पूरे संविधान को चाहे तो बदल सकती है, ऐसा एक वहां जाके एक अनुच्छेद बना देंगे, पास कर देंगे उसको। वो पास होने के बाद में फिर जनमत सर्वेक्षण करा देंगे कि मौजूदा व्यवस्था ही कंटिन्यू की जाए या इसकी जगह ये नई वाली व्यवस्था लाई जाए। तो उसमें फिर लोग जैसा वोट करेंगे, तो मान लिया आधे से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया कि भाई हाँ नई व्यवस्था को अडॉप्ट किया जाए, तो बस फिर नई व्यवस्था अडॉप्ट हो जाएगी। उसके हिसाब से व्यवस्था काम करने लगेगी। पांच 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 छह अभी आप साल जो है ट्रांजिशन में लगेगा जी। सर आप कितने टाइम से रिसर्च कर रहे हो इस बात पर? रिसर्च में तो मेरा पूरा जीवन चला गया। रिसर्च तो बहुत लंबे समय में हुई है। आप जो कह रहे हो ये किताबें और आपका जो प्रचार है वो कितने टाइम से हो रहा है, मतलब अच्छा, फिजिकली हाँ तौर पर? हाँ, किताब जो मेरी पब्लिश हुई थी वो हुई थी 2018 में। और उसके बाद लगभग हम लोग कोरोना से 2-3 महीने पहले लोगों के बीच जाना शुरू किया था। उसके बाद फिर कोरोना का टाइम आ गया तो 2 साल उसमें चले गए। उसके बाद से फिर अभी कंटिन्यू है, ऑनलाइन कंटिन्यू है। और जैसे लोग कहीं बुलाते हैं, अभी जैसे मैं अहमदाबाद आया हूँ तो वहां जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो अभी ये सब सिलसिला चल रहा है। अभी आपकी टीम कितने लोगों की तैयार हुई है इसमें? अभी लगभग 1 लाख के ऊपर सब निकल गया होगा। यानी कि बात तो वही रही ना कि हमें पॉलिटिकल तरीके से जाना पड़ेगा। हाँ सर, वही तरीका है ना, क्योंकि व्यवस्था में चेंज करने का अधिकार जो मौजूदा स्थिति में है वो सांसदों के पास है। हाँ, या तो लड़ाई लड़ो वो और उसमें मारो मरो, तो हमने वो तरीका नहीं ठीक नहीं, समझा। बाद में अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो अथॉरिटी किसकी रहेगी? अथॉरिटी किसकी है? जैसे अभी सरकार की अथॉरिटी की वो हमें स्कीमें देती है या जी, जो भी है, बैंकों में क्या करें, है? तब अथॉरिटी जनता के पास रहेगी 24 घंटे हमेशा। जो संविधान में कुछ भी चेंज करने की ताकत है वो सांसदों के पास नहीं होगी, माने नेताओं के पास नहीं होगी, वो जनता के पास रहेगी हमेशा। और हर एक नेता का पद भी 24 घंटे जनता के सर्वेलेंस पे रहेगा कि जनता जब चाहे दिन में रात में कभी भी उनके लिए नेगेटिव वोट कर सकती है अगर वो किसी से खुश नहीं है। कि आपने वैसे अब जो मूल संविधान जो चल रहा है, जी जी, इस संविधान को भी आपने पढ़ा होगा? हाँ जी, पढ़ा है। तो इसमें मतलब कि जो आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो जी, तो जो चेंज करने का, जो अनुच्छेद बनाने का या पूरा संविधान बदलने का क्या प्रोसीजर है आपके? हाँ, प्रोसीजर मैंने बताया ना कि 400 सांसद चाहिए कोई एक बड़ा अनुच्छेद बनाने के लिए, माने कोई मेन बात को डालने के लिए या हटाने के लिए। अगर 400 हैं आपके पास सांसद तो आपको राज्यसभा के सांसदों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें एक क्लॉज है कि आप राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का जॉइंट मीटिंग बुला के और उसमें कोई भी जो वो है वो पारित करा सकते हो। तो अगर आपके पास 400 सांसद हैं लोकसभा में
तो ज्वाइंट करके वो आधे से अधिक हो जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा में 250 है कुल। हाँ, तो 543 और 250 को आप मिलाएंगे तो आधे जो हैं वो 400 आधे से ज्यादा हो जाते हैं। तो वो कोई भी ऐसा अनुच्छेद पास कर सकते हैं, तो वो पास कर देंगे, बस हो जाएगा। अभी आप एक बात और सुनो सर, जी आप जैसे इसके बारे में ये भी तो पता होगा, अब आपने जब इतना रिसर्च कर लिया है तो जी। कम्युनिटी के हिसाब से, यानी कि जनरेशन का क्या आंकड़ा है आपके पास? किसके जनरेशन का मतलब कितनी जनसंख्या है ऐसा? कम्युनिटी के आधार पे मैं समझा नहीं, कैटेगरी वाइज से क्या लेना देना? हमारी व्यवस्था में तो कैटेगरी से कोई संबंध नहीं है ना। हमारी व्यवस्था में तो जब पॉलिटिकल बात करेंगे तो पॉलिटिकल हो जाएगी। हाँ, तो पॉलिटिकल में हर आदमी तो वोट करता है, उसमें क्या कम्युनिटी वाइज देखना है? होता है सर इसके अंदर, क्योंकि शायद तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री भी तो पढ़ी होगी इंडिया की। सर हिस्ट्री पढ़ी है सारी। आपको ही उसका मतलब बताओ ना। जैसे अभी लोग कम्युनिटी के हिसाब से वोट करते हैं, क्योंकि अभी दूसरा कोई विकल्प नहीं है उनके पास, इसलिए करते हैं। नहीं, वोट करने का और भी कई तरीके हैं, उस वजह से वोट, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने पॉलिटिकल की बात की है। हाँ, राजनीतिक तौर पर मिलकर के ही ये समस्या हल हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो जी। तो राजनीतिक तौर पर जब हम जाएंगे तो फिर भारत की राजनीति का तो समझना पड़ेगा ना अपने को भी, किस प्रकार की पॉलिटिकल है। हाँ, मैंने समझा हुआ है। आप पूछिए कोई सवाल, जो भी आप पूछेंगे, मुझे जो पता है मैं बताऊंगा। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने कहा ना इसमें कैटेगरी का क्या मतलब रहा, कैटेगरी का तो मतलब रहेगा, मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, बात सुनो जी। 1947 से पहले जी, भारत के अंदर एक कोई ऐसी कैटेगरी जिसके ऊपर किसी तरीके का क्या शोषण है, अत्याचार है, क्या हुआ, उसके बारे में आप शायद समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल भाई। अभी तक तो बताया मैंने, 80% जनता का शोषण ही हुआ है हर एक व्यवस्था में, और अभी तक हो रहा है। नहीं, वो नहीं, थोड़ा और समझिए इसको। और क्या समझो? 80% में तो सारे आ रहे हो आप। हैं जी? 80% सारे आ रहे हो। नहीं, सारे 80% में कैसे आ जाएंगे? 20% भी बचे ना बाकी। 20% तो वो होगा ना जिसके लिए आप अर्थव्यवस्था की बात ही कर रहे हो, उनके लिए चल ही रही है। हाँ, उनके लिए चल रही है। हालांकि उनके लिए भी उतनी ठीक नहीं है, वो भी जद्दोजहद ही करते हैं जी। तो चेंज करना ही नहीं चाहते ना। नहीं, उनके पास विकल्प नहीं है ना, इसलिए चेंज नहीं करना चाहते। अगर विकल्प होगा तभी करेंगे ना सर। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम 80% की जो बात आप कर रहे हो कि 80% लोगों के साथ प्रताड़ित हुए 80% लोग जी, आप क्या मानते हो? आपने कहा कि 400 सांसद होने चाहिए जी। तो 400 सांसद भारत के 80% लोग जिनको आप बोल रहे हो जी, आपको लगता है कि क्या उन 80% लोगों को वास्तव में इस बात का पता है जो हम बता रहे हैं, इसके प्रयास में जो लगे हुए हैं, और वो इसके प्रति एक्सेप्ट कैसे होते, मतलब क्योंकि अलग अलग प्रकार के शोषण होते हैं सर। कोई भी प्रकार के शोषण हो, जब हम लोग जाएंगे ही तब राजनीतिक वाले मामले में, तभी जाएंगे जब आधे से अधिक लोग इसके लिए सहमत हो जाएंगे। उसके पहले हम लोग जाएंगे ही नहीं। और अगर लोग नहीं चाहते हैं, अगर आपका ऐसा कहना है कि वो 80% लोग चाहते हैं कि उनका लगातार शोषण होता रहे, इसका मतलब है फिर उनको कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है जी। ऐसा नहीं कह रहा, ऐसे आप समझे नहीं बात को। हाँ, तो बताइए फिर। अगर वो चाहते हैं और ये बात उन तक पहुंचेगी तो वो क्यों नहीं वोट करेंगे? उसका कारण आप मुझे बता दीजिए जी। अभी मैं आपको जो कारण बता रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से। जी, मैं सारी चीजें समझ रहा हूँ, आप बताइए। तो आपने मुझे बताया कि आर्थिक आधार पर लोग जो बंटाधार में हैं जी, इस वजह से उनके पास क्या है कि अपनी खुद की मेंटलिटी जो है ना जी, वो नहीं है, क्योंकि आर्थिकता की जो कमजोरी है उसने उनकी मेंटलिटी को कमजोर करा हुआ है। यही बात है। नहीं, मेंटलिटी किसी की कमजोर नहीं रहती सर। मेंटलिटी किसी की कमजोर नहीं होती है। मेंटलिटी हमेशा ही ये रहती है आदमी की कि अगर मुझे मौका मिले, मुझे कोई विकल्प मिले, तो मैं अपनी स्थिति ठीक कर लूं। ऐसी मेंटलिटी हमेशा रहती है। ये मेंटलिटी कभी नहीं बदलती, किसी जीव की नहीं बदलती। और उसके लिए आपको मेरे साथ अध्यात्म में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बार बार अध्यात्म पर जाएगा इस तरह से
कि जब आप बोलेंगे नहीं आदमी तो ऐसा है, नहीं वो तो ऐसा है, नहीं वो तो ये टॉपिक हमेशा अध्यात्म में जाएगा और हमें वहां समझना पड़ेगा कि आदमी का जो मौलिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ सर कि मौलिक स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने आपसे कहा ना कि कैटेगरी का, आपने शायद मेरे ख्याल से मेरी बात को समझा नहीं। हाँ मैंने बता तो दिया, हर एक कैटेगरी में ये बात कॉमन है, हर कैटेगरी सुखी होना चाहती है, हर कैटेगरी दुखों से दूर होना चाहती है, इसमें कैटेगरी का कोई लेना देना नहीं है। जी पूर्वाग्रह का क्या करोगे? जी, पूर्वाग्रह का क्या करोगे? किस बात का पूर्वाग्रह बताइए, कोई बात बताइए ना कि भाई इस बात का पूर्वाग्रह है और इसका इसका जो हम लोग चल रहे हैं उस पर असर पड़ेगा, तो कोई पूर्वाग्रह बताइए एक आध उदाहरण के लिए। अभी मैंने आपसे ये पूछा था कि वैसे थोड़ा मुझे ये परिचय दीजिए अपना, वैसे विवाद यानी कि जी कि आप किस कैटेगरी से हो? मेरा जन्म जाट परिवार में है, हिंदुओं में। जी जाट परिवार में, हिंदुओं में हो? जी जी सिरोही। और आपका मूल क्षेत्रीय गांव कौन सा है? मेरा गांव पड़ता है बुलंदशहर के पास। बुलंदशहर के पास? जी और यूपी में। आपके मतलब कि जो मूल पैतृक संपत्ति है वो कितनी के जमीन? मूल पैतृक संपत्ति हमारे दादा की तो थी 40 बीघा, तो हमारे हिस्से में 10 बीघा है। तो आप कितने भाई? हम 2 भाई हैं, तो मेरे हिस्से में 5 बीघा आ गई। अच्छा, आपके हिस्से में 5 बीघा जमीन आ गई जी। और दिल्ली में एक मकान है जो लगभग 2 करोड़ का है, तो वो उसमें से 1 करोड़ आ जाएगा। तो आप जो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट हो? जी। और कोई जॉब किया आपने? हाँ मैंने लगभग, जब मैं साधु जीवन से वापस आया था तो लगभग 8 महीने जॉब किया था, उसके बाद कुछ समय बिजनेस किया और उसके बाद फिर जब ये व्यवस्था, इसकी रिसर्च पूरी हो गई तो फिर इसी में लग गए। आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी एक हुई है बेलारूस से और दूसरी हुई है मॉस्को से, रशिया। अच्छा, अलग अलग है दोनों? जी। तो आपकी शादी पर फिर कुछ हुआ होगा? हाँ पहली शादी का डिवोर्स हो गया, फिर दूसरी शादी हुई। पहली शादी से एक बच्ची है जो अपने नाना नानी के साथ ही, माँ के साथ ही रहती है। और आपके उधर मतलब कि जाटवाद वगैरह ऐसा कुछ चलता है क्या? जातवाद कहाँ कहाँ पूछ रहे, रशिया में? रशिया में नहीं, जहाँ आप बुलंदशहर बोल रहे थे। बुलंदशहर की बात करें। हाँ हाँ है, वहां पर भी जातिवाद है लेकिन इस तरह का नहीं है, मतलब जैसा कहीं कहीं पे बहुत जोर से होता है उतना नहीं है। जी जी। जाटवाद? अच्छा जाटवाद नहीं, जाटवाद तो ऐसा करके तो हमारे यहाँ नहीं चलता। नहीं और उस तरह से नहीं चलता। जी पॉलिटिकल जो एजेंडा है ना, हाँ उसके अंदर जब हमने पूछ की थी कि 20% जो लोग हैं जो सक्षम हैं जी और जिन लोगों के पास पावर है पहले जी से, जी जी। पहली बात तो है कि उनका मोह इतना है उस पावर के साथ कि वो उसको किसी भी हालात में छोड़ना नहीं चाहते, वो अपनी गरिमा को छोड़ना नहीं चाहते। सर वो भी छोड़ेंगे ना सर, सुनो तो सही पहले आप। देखो वो भी तो लोग परेशान है ना। वो तो आप छोड़ दो कि पक्ष में आ जाएंगे। नहीं वो तो दूसरी बात ये सर आ जाएंगे ना पक्ष में। सर इसी पर ही रुकिए ना सर, इसी पर ही रुकिए ना, एक एक करके चलते हैं ना, अपने तो बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। देखो आपको क्या लगता है कि जिन लोगों के पास पावर है वो उन लोगों के पास कोई समस्याएं नहीं है क्या? है। हाँ तो और वो उन समस्याओं का समाधान चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे, और वो कर भी रहे हैं। नहीं नहीं, वो अगर वो कर रहे होते तो कर लेते ना, उनसे नहीं हो रहा है ना, तभी तो उनके लिए समस्याएं बनी हुई हैं। अगर वो उनसे हो सकता होती तो उन्होंने कर लिया होता ना उनको। उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है उसका। एक बात बताएं जी। कोई एक ऐसा उदाहरण अब तक के समय का कि आपने ऐसे कैसे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस किया हो जी, जिनके पास आप जो ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो उसमें उनका कोई एक हाथ हो उस अर्थव्यवस्था के अंदर, ऐसा कोई व्यक्ति बताओ। नहीं अर्थव्यवस्था के अंदर किसी एक व्यक्ति का हाथ थोड़ी होता है सर, ये तो व्यवस्था है। कोई एक व्यक्ति तो ले आया होगा, लेकिन अभी तो एक आदमी का हाथ नहीं है ना। नहीं है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट तो है ना। नहीं नहीं, एक आदमी का तो किसी का नहीं होता सर, व्यवस्था में जितने लोग होते हैं उन सबका ही हाथ रहता है। जी मुझे नहीं,
मैं ये कह रहा हूँ जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर तो यानी कि हजारों होते हैं वकील तो। नहीं, वकील हजारों होते हैं, वहां पे जज भी कई सारे होते हैं, एक आध हाँ जज नहीं जज भी होता। कई सारे होते हैं ना। जी जी। लेकिन टूर्नामेंट तो अलग अलग अपना अपना होता ही है, सभी का राय तो सभी से ली जा सकती है, ऐसा थोड़ी है कि हाँ, मेरे पूरा पूरी टीम देगा अपने को। नहीं नहीं नहीं, सही बात है, राय तो सभी लोग देंगे। जी। हाँ तो ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसे किसी व्यक्तित्व की राय जो इसके अंदर फाइनेंशियल सिस्टम में हो हम्म। और उनका कोई उदाहरण पेश करें हमारे सामने। नहीं, मैं अभी भी आपका सवाल नहीं समझा कि मैं क्या पेश करूं। जैसे कि आप हमें ये बात समझा रहे हो, हाँ, तो आपकी ये तो मैं कोई समझा बात रहा हूँ है। ना। ये तो आप देखें कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं कौन क्या समझता है, वो क्या समझते हैं, वो तो जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। मैं कैसे उनकी बात आपको बताऊं। सर आपसे बात हुई है वो पूछ रहा हूँ मैं, कि आपसे जैसे अब आप हमारी बात कर रहे हो, हाँ। हमारे साथ आपकी बात हुई जी जी। है ना। हाँ। तो अब इस तरीके से मान लो कि जैसे मुकेश जी ने मेरी बात आपसे करवाई है, जी जी। तो इनकी बात आपसे हुई है तभी इन्होंने मेरे से करवाई है ना बात। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारी जो श्रृंखला बन रही है ना, जी जी। ये तो बन रही है ना श्रृंखला तो। हाँ हाँ बिल्कुल बन रही है। ऐसी श्रृंखला मतलब जो आपने कहा कि आपके साथ 1 लाख से प्लस आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर आपके साथ हुए हैं जिन्होंने जी आपकी जी। बातों को फॉलो ये माने हैं, ये तो जी आपने जी। कहा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर मतलब वो लोग भी तो शामिल होंगे ना जो इसके अंदर हैं, मतलब आज की अर्थव्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत जो भी हाथ है। अच्छा अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 10% में जो लोग हैं उनसे किसी से बात हुई है क्या, अर्थशास्त्रियों से, हाँ ऐसा आप पूछ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ। ऐसे हैं जैसे कि कुछ प्रोफेसर्स हैं जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, कुछ हैं प्रोफेसर हम्म, लेवल के लोग। जी। कोई वर्तमान में ऐसी संस्था से जुड़े लोग हो, जैसे मान लो कि मैं बता क्या है, हाँ आप हाँ। शायद मेरे मेरे सवालों को आप कैसे लेंगे वो मुझे पता नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन भाई भाई, जब मैं तक वैसे ना लूं आपको जैसा आप चाहते हैं तब तक पूछते रहिएगा जी। है। जब तक मैं वैसे ना लूं जैसा कि आप चाहते हैं तब तक बताते रहिएगा ना भाई। जैसे ही मुझे समझ में आएगा कि आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसी तरह से लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर आपका सवाल नहीं लूंगा तो जवाब कैसे दूंगा। हाँ नहीं वो तो बात ठीक है आपकी जी कि सवाल दिए बगैर तो मतलब जवाब ही नहीं दिया जाता। इसीलिए मैंने आपकी ये जो बातें की है ना, जी। इन बातों को मैं इसलिए किया गया है क्योंकि अभी आपने कहा ना कि आपको व्यवस्था समझ आएगी तो आप उसमें हिस्सा लोगे। हाँ बिल्कुल। मैं तो लिखता तो हूँ इन बातों को सारियों को, हाँ। लेकिन मैं आपके सामने ये जो प्रश्न खड़े कर रहा हूँ ना, जी। ये प्रश्न है इसके बाबत खड़े होने वाले नहीं नहीं, कि अब जब ये वाला प्रश्न वो लोग करते हैं, देखो ये वाला प्रश्न कौन लोग करते हैं, ये वो लोग करते हैं जो कि अपने से कोई चीज को नहीं जांच सकते, मतलब उनको नहीं है ऐसी समझ के भाई आप जो कह रहे हो ठीक है कि गलत है कि क्या है। अच्छा, कोई अर्थशास्त्री बोल देंगे कि हाँ आपकी बात ठीक है तो फिर हम मान लेंगे। अच्छा, कोई राजनीतिक शास्त्री बोल देंगे कि आपकी बात ठीक है तो हम मान लेंगे, ऐसे करके जी। ऐसा नहीं कह रहा, आप मेरी बात को नहीं समझे। तो फिर आप पहले अपने से समझने का प्रयास कीजिए। अगर मुझसे पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, तो नहीं, स्पष्ट शब्दों में जी। सीधी बात रखिए, फिर कोई वार्तालाप हो पाए, स्पष्ट रखे जो भी है, हाँ, स्पष्ट सीधा खोल के, हाँ मतलब जो भी, हाँ। पहले आपको समझने में आना चाहिए। अगर आपको देखो, हर हर आदमी के समझने के, और ऐसा आप ही का नहीं, मेरा भी ऐसा रहता है। जैसे अगर मेडिकल लाइन की कोई बात मुझसे करे तो मेरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरी लाइन नहीं है। तो मैं उससे यही पूछूंगा कि भाई डॉक्टरों का क्या कहना है इस मामले में, तो डॉक्टर जो बोलेंगे हम मान लेंगे, क्योंकि उसमें हम नहीं समझ सकते, वो समझने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ेगा उसमें। इसीलिए मैंने शुरू में आपको पूछा कि भाई कोई चीजों की स्टडी आपकी है कि नहीं है, वगैरह वगैरह, उस पे ही हम बातचीत कर सकते हैं। तो पहले खुद समझने का प्रयास करें, अगर आपको समझ में आता है तब तो बात ही खत्म हो जाती है कि भाई वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ, आपको नहीं समझ में आता है तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई देखो हम तो नहीं समझ रहे। अब अगर कोई अर्थशास्त्री बोल देंगे कि ठीक है तो फिर ठीक है, तो फिर उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा तब तक के कोई ऐसा अर्थशास्त्री आए कि जिसकी आप भी बात मानते हो और वो कह दे कि हाँ भाई ये ठीक कह रहे हैं, तो उस समय वो आप वो बात मान जाएंगे जी। मेरी कहने का मतलब ये था, मैं ये नहीं जानना चाहता था कि कोई अर्थशास्त्री इसके बारे में कहता है कि नहीं कहता है। जी। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आज के टाइम में वर्तमान में, जी। अभी आपने बताया, आपकी जो स्थिति बताई,
जी जी उसके अनुसार तो यानी कि जो लेवल हमें समझ में आ गया है, हमारी जो बातें होगी वो हमें पता चल गया कि इस लेवल पर बात हो रही है। जी लेकिन मेरा कहने का मतलब ये रहा है कि इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए हमें जनता का जनार्दन तो हमें चाहिए चाहिए, पहली बात तो ये है। नहीं, जनता ही चाहिए जैसा आप जनार्दन जी, जनता चाहिए और जनता ही जनार्दन है असलियत में तो। लेकिन वो तभी जनार्दन जनता है जब उसको कोई विकल्प मिलता है। अगर विकल्प नहीं मिलता है तो फिर वो बटी रहती है और फिर जनता जनार्दन नहीं हो पाती है ना। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ फिर वो कि कम्युनिटी में जब बट जाती है, फिर वो धर्म में बट जाती है, फिर वो कई चीजों में बट जाती है, अगर कोई ऐसा एजेंडा उसको नहीं मिलता कि जिस एजेंडे पे सारे लोग एक हो जाएं। जी, और मैं जो बता रहा हूँ उस पे अगर आप 20% को अभी आपको नहीं भी समझ में आया, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा सा फिलोसॉफी में जाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। लेकिन 80% लोग जो कि इसके अब तक की व्यवस्था के द्वारा लॉस में है, उनको तो सीधे ही समझ में आएगा। और 80% लोग अगर वोट करेंगे तो आप सोच सकते हो कि 400 सांसद कोई खास नहीं है, अगर 80% वोट एक तरफा चला जाए तो। चलो जी मान लेते हैं कि आज अपने 400 सांसद एक तरफ हो गए। जी। अब आगे बताओ, आगे क्या करना है, मतलब उसमें क्या बस प्रस्ताव में मान लो बस आगे क्या आगे आगे जाके एक अधिनियम बना देना है कि संविधान का कोई भी अनुच्छेद अथवा पूरा संविधान जनता जनार्दन अपने जनमत सर्वेक्षण से बदल सकती है, ऐसा कानून बना देना है। बस इतना सा काम करना है उनको। उसके बाद में फिर जनमत सर्वेक्षण करा लेना है कि भाई मौजूदा व्यवस्था ही कंटिन्यू करनी है या ये नई व्यवस्था जिसकी के आप लोगों तक बात पहुंच चुकी है और जो जो लोग रह जाएंगे उन तक भी पहुंच जाएगी, जब हम लोग वहां चले जाएंगे सरकार में तब तो फिर। नहीं, जी हम ये मानते हैं, अब के टाइम ये मानते हैं जी कि सारी व्यवस्था एकदम फाइनल हो गई और संविधान संशोधन भी हो गया। जी जी। अब बताएं व्यवस्था क्या है? हाँ सर, व्यवस्था तो थोड़ा बड़ा मामला है ना। अब इसका छोटा तो मैंने आपको एक रूप बता दिया। मूल जो प्रॉब्लम थी वो यही है वो कि समझ जब नहीं आई, बताएं आप कैसे बताया। देखो मैंने आपको बताई कि जब जितनी भी सारी जो कोई भी व्यवस्था हो दुनिया में, उसका मूल रहता है कि वहां लोग प्रोडक्ट और सुख सुविधाओं की मांग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज मांग से शुरू होती है। मांग होगा, फिर उसका प्रोडक्शन होगा, फिर उसकी आपूर्ति होगी। ये एक चक्र है अर्थव्यवस्था का। अगर मांग में कोई अड़ंगा नहीं है तो आगे की चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर मांग पर ही अड़ंगा हो, अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा रखी हो व्यवस्था में कि जिससे अधिकतम लोग अपनी अधिकतम चीजों की मांग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे उसका चक्का चलता नहीं है। माने उसका प्रोडक्शन नहीं होता, फिर उसकी आपूर्ति नहीं होती, और प्रोडक्शन और आपूर्ति नहीं होती तो लोग नहीं चाहिए होते, माने जॉब पैदा नहीं होती। तो अधिकतम लोग बेरोजगारी में रहते हैं और थोड़े से लोग ही उस मांग और प्रोडक्शन और आपूर्ति के केंद्र में बने रहते हैं, और बस वो व्यवस्था उन्हीं को एंटरटेन करती रहती है। बाकी लोग जो हैं वो जैसे तैसे चोरी करके, चकारी करके, दान से उल्लू बना के जैसे मर्जी अपना जीवन चलाते हैं बस। तो वो तो चलो अब चला रहे हैं, मैं हाँ, कह रहा तो हूँ मैं अब आपके तक पास की व्यवस्था ही बता रहा हूँ। कामयाब हो गए तब आप कैसी व्यवस्था बनाओगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब उस व्यवस्था में सबसे पहला काम यही है कि मांग पर से कंडीशन हटा देनी है। माने सबको मांग करने का अधिकार दे दिया बिना किसी कंडीशन के। मतलब उस व्यवस्था में पैसा नहीं होगा, करेंसी नाम की कोई चीज नहीं होगी वहां उस व्यवस्था में, और कोई तो व्यापार क्या नाम होगा? की चीज भी नहीं होगी। ना कोई खरीदना है ना कुछ बेचना है। हम्म। वहां सीधा एक टोटल व्यवस्था होगी जिसमें हर आदमी को मांग करने का अधिकार है कि उसे जो चाहिए वो मांग कर लेगा। मांग नहीं, ये मांग, कर देगा। हाँ, ये मांग व्यवस्था के पास जाएगी, क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन जमाना है तो सब ऑनलाइन मांग करेंगे, तो ये सारी मांगें ऑनलाइन पहुंच जाएंगी उस व्यवस्था के पास। और उस मांग के आधार पर वो प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम सेट करेगी कि इतनी कंपनियां चाहिए, इतने खेत चाहिए, इतना खेत इस चीज का चाहिए, उस चीज का चाहिए, वगैरह वगैरह सारा कुछ। इतनी इतनी बिल्डिंग्स चाहिए, इतने भवन चाहिए, इतने एसी चाहिए, इतने हीटर चाहिए, इतनी सुख सुविधाएं चाहिए। ये सारी जो है उसके पास में गणना पहुंच जाएगी और उस आधार पे उसे जिसके पास सारा का मका सारा। जी नहीं, एक बात और समझे जी कि जिनके पास, क्योंकि हम तो ये व्यवस्था देने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं भी ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ होगा, वो सारे तैयार हो जाएंगे। जी जी। तो अब जिनके पास जमीनें नहीं है, हाँ
मकान भी बनाने के लिए नहीं है, उनकी पहली मांग तो फिर वो होगी, कैसे पूर्ति होगी? नहीं नहीं, जिनके पास जमीनें नहीं है, ये सारी जमीन तो व्यवस्था की हो जाएगी ना। वहां कोई प्राइवेट चीज नहीं है किसी की भी। सारा ह्यूमन रिसोर्स और सारा प्राकृतिक रिसोर्स सरकार का माने व्यवस्था का हो जाएगा। किसी का प्राइवेट नहीं बचेगा कुछ भी उस प्राइवेट व्यवस्था तो में। नहीं बचेगी, जी। प्राइवेट तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन सोने के लिए बिस्तर तो अपना ही चाहिए ना। अपना नहीं मिलेगा, वो बिस्तर भी व्यवस्था ही देगी सोने के लिए। आपको मिलेगा, लेकिन दे देगी सब व्यवस्था ही। ऐसा तो नहीं है कि आज बिस्तर मिल गया सुबह ले जाएंगे वो, अरे सर, सुबह नहीं ऐसा ले तो नहीं होगा, वो जाएंगे सर। बिस्तर किसके पास रहेगा? हाँ हाँ, आप ही तो जो आपको मिलेगा, जब जब तक आप जीवित हैं, आप ही के पास रहेगा, उसमें क्या है। तो वो जो मिला है, मतलब उसकी एवज में जो काम वगैरह जो भी व्यवस्था है, वो कैसे होगी? हाँ, जो 25 से 50 साल के बीच के लोग हैं, उन्हें उनके हिस्से में जितना काम आएगा, उनकी रुचि और उनके जो जो भी उनकी वो है, क्या बोलते हैं, जो भी मतलब लगन है, जो भी उनका मन है। हाँ। हाँ, जो उनकी रुचि है और जो उन्होंने योग्यता हासिल कर ली है एजुकेशन से, उसमें उनको उनके हिस्से में जो भी 3-4 घंटे काम आएगा, क्योंकि आजकल मशीनें बहुत काम करती हैं, तो आदमी के ऊपर काम कम ही पड़ेगा। तो उतने उतने घंटे काम उसको उसको करना अनिवार्य होगा। बस इतना सी शर्त है 25 से 50 साल के बीच के आदमी के लिए। बाकी बच्चे जितने भी हैं 25 तक और 50 के बाद जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको सबको बिना किसी कंडीशन के, उन्हें जो चाहिए, जहां चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, वो सब मिलता रहेगा उनके जस्ट मांगने से। अब यही तो हो रहा है ना समस्या अब इसमें। अब मान जी, लो कि लोग बताइए। फ्री तो हैं, जी। बहुत सारे लोग फ्री तो हैं, लेकिन जब आप ऐसी व्यवस्था बनाओगे, जी, तब उसके अंदर मतलब कौन फ्री और कौन काम वाला होगा? बताया तो अब तो 25 से जो free है, जो free, भाई जो काम वाला है वो काम वाला है। भाई तब 25 से 50 साल के बीच में कोई फ्री नहीं होगा। 50 के बाद आपकी मर्जी है, कोई काम करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। 25 के पहले कोई काम नहीं है, केवल एजुकेशन और एंजॉय है। बच्चे जो है अब बाद में एजुकेशन लेंगे और खेलेंगे कूदेंगे। जी। आप समझे नहीं जी। जी। कि मान लो अब जब हम व्यवस्था बना रहे हैं, उस टाइम हाँ। ऐसे तो नहीं है कि न्यू जनरेशन ही है सारी, नया पैदा हो रहा है सारा। उस टाइम के भी तो लोग होंगे जिनकी एज 50 साल से प्लस कर गई होगी। उस टाइम भी वो लोग होंगे जिनकी एज अभी 2, 4, 5 साल होगी। हाँ हाँ, तो वो तो कैसे उनको लगेगा? तो उनको भी ऐसा ही होगा ना। जिस दिन से ये व्यवस्था लागू होगी, ये वाला नियम सब पे लग जाएगा कि जो 25 से 50 के बीच में है, उन्हें काम करना अनिवार्य है। उसके ऊपर मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं, आपके लिए काम मिल जाएगा। 25 के पहले काम आपको नहीं मिलेगा। 25 के पहले आप अपनी योग्यताएं हासिल करिए, पढ़िए लिखिए, खेलिए कूदिए। जी। अभी एक और देखिए, हम्म। अब अब आपने कहा कि इंटरेस्ट का काम, जी। जी। इंटरेस्ट के काम से मतलब क्या है आपका? इंटरेस्ट का काम से मतलब इसको ऐसा समझें, क्योंकि उस व्यवस्था में एजुकेशन भी पूरे इंटरेस्ट पर ही आधारित है। वहां कोई एग्जाम वगैरह नहीं है। आपको जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है, जहां तक पढ़ना है, जो भी आपके पास समय होगा 20 साल का, उसमें जितना आपको रुचि में, जिस चीज में पढ़ के जितनी आप योग्यता हासिल करते हैं, उसी में काम भी करेंगे, सीधी सी बात है। तो उसी आधार क्या पे काम आप करना है? जो भी, भाई जिस भी विषय में आप जाएंगे, उसी के विषय में आपको 5 साल का वहां पे ट्रेनिंग पीरियड होगा। क्या आप चुनेंगे कि जब आपकी 20 साल की एजुकेशन हो गई, 5 साल से लेके, और 20 साल के जब आप हुए तो 15 साल की एजुकेशन हो चुकी, तब आप तय करेंगे कि आपको काम के किस फील्ड में जाना है। तो आप ही खुद ही चुनेंगे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कि मुझे केमिस्ट्री में जाना है, कि खेती में जाना है, कि ड्राइवरी में जाना है, कि क्या है। जी। वो तब भी है। सर, अभी तो मौका नहीं है ना सबको। अभी तो सब घर बैठे ना, तो जॉब कहाँ है सबके लिए। वहां तो जॉब है ना सबके लिए। नहीं, जॉब जो जाना चाह रहा है उसके लिए सर जॉब तो है ही, सारे घर थोड़ी बैठे हैं। सर, जाना तो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं। अभी आप जॉब निकालिए, देखो कितनी लंबी लाइन लगती है। सारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक दो व्यक्ति की नहीं, पूरी व्यवस्था की बात कर रहे हाँ हैं। भाई, ये हाँ, हम कोई 2 आदमियों की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था की बात ही मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो पूरी व्यवस्था में जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, क्या उनको काम मिल रहा है? नंबर 1। नंबर 2, कि काम के बदले सारी सुख सुविधाएं मिल रही है क्या? आज भी कितने लोगों को मिल रही है सुख सुविधाएं? काम तो आज भी जितने लोग कर रहे हैं, उसमें से कितने % को सुख सुविधाएं सारी मिल रही हैं? मुश्किल से 5-10% को मिल रही होंगी, उनको भी नहीं मिल रही हैं। जी। आप ये जो बता रहे हो, ये जो बात कर रहे हो,
जी जी। इस बात के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें सिद्धांतिक मिस्टेक हो रही है। हाँ, थोड़ा बताइए भाई, आप बताएंगे तभी पता चलेगा मुझे कि आप क्या सैद्धांतिक मिस्टेक देख रहे हैं। सिद्धांतिक मिस्टेक ये हो रही है कि जैसे मान लो आप कह रहे हो कि सब जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है क्या सबके साथ? हाँ, अभी तो नहीं हो रहा है जी। कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, कभी क्यों नहीं होगा, मतलब वो उसका कारण बता दीजिए। कारण मैं बता ही रहा हूँ, कभी नहीं होगा। नहीं, आप तो ये बता रहे हैं कभी नहीं होगा, कारण कहाँ बताया आपने कि क्यों नहीं होगा कभी? है कभी क्यों नहीं कारण, होगा? कारण ये बता रहा हूं मैं जी। कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है। ये तो आप सुनते हो हाँ, परिवर्तन कि प्रकृति का नियम है और वो आज तक भी होता है, आगे भी होता है, उसमें तो कोई अपवाद है नहीं। आप एक तरफ करना चाह रहे हो ना, परिवर्तित तो कर ही नहीं रहे हो आप तो। और ये जो विरोधाभास होता है, नहीं नहीं, नहीं नहीं, परिवर्तन का इससे कोई मतलब थोड़ी है सर। मैं जब सबके लिए अच्छा हो जाएगा वो भी तो परिवर्तन ही है, और क्या है वो ये तो आप कह रहे परिवर्तन। हो ना, भाई भाई, सबके लिए अच्छा होता है। परिवर्तन वाला नियम कहाँ टूट रहा है उसमें? परिवर्तन वाला नियम यही टूट रहा है ना कि इसके अंदर क्या? जैसे मान लो आप कह रहे हो कि हाँ सब तरफ सुख हो। हाँ, कैसे? तो सब तरफ सुख होगा। ये इसमें परिवर्तन नियम कहाँ टूट रहा है, वो नहीं बताया आपने। परिवर्तन नियम तो टूट ही तो रहा है। आप कह ही तो रहे हो कि हर तरफ से सभी को, यानी कि सभी सुख सुविधाएं उनके अनुसार, उनकी मेंटलिटी के अनुसार मिल जाएंगी। हाँ, तो इसमें परिवर्तन का नियम कहाँ टूट रहा है? आपने बताया ना कि परिवर्तन के नियम की वजह से ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैंने ये कहा है, एक तरफा कर रहे हो ना बात, इसलिए कह रहा हूं मैं। सर, एक तरफा नहीं कर रहा। परिवर्तन का सुख मतलब की तो तो बात कर सुख रहे में हो। भी परिवर्तन होते हैं ना, केवल सुख में भी परिवर्तन होते हैं, दुख में भी होते हैं, और सुख दुख दोनों में भी होते हैं। परिवर्तन नियम तो कभी नहीं टूटेगा ना। आप सबको दुखी कर दीजिए तब भी नहीं टूटेगा, सबको सुखी कर दीजिए तब भी नहीं टूटेगा, और कम सुखी ज्यादा दुखी करिए तब भी नहीं टूटेगा, और कुछ भी कीजिए परिवर्तन का नियम तो कभी टूट ही नहीं सकता। आप तो सभी एक साथ सुखी कभी हो ही नहीं सकते, यही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, तो उसका कोई कारण जिस बताइए प्रकार एक साथ सुखी नहीं हो सकते, उसी सर। प्रकार एक साथ सुखी नहीं हो सकते। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि सब सुखी नहीं हो सकते, सब दुखी नहीं हो सकते, ऐसा करके तो कोई नियम कहीं नहीं है। हाँ हुआ, सारी शादी में हुआ, ये बताइए आप आज तक के रिकॉर्ड में सर कि आज सारे एक साथ सुखी हुए। सर, आप ऐसा ही कह रहे हैं कि आज तक हवाई जहाज नहीं बना तो आगे भी नहीं बनेगा, ये कोई नियम थोड़ी ना है ऐसा। हवाई जहाज बनने की बात अलग है और सबका एक साथ सुखी होना और एक साथ दुखी होना बात अलग है। हाँ, तो क्यों नहीं हो सकते वो आप आप कारण ये बात बताएंगे तब उस पर चर्चा करेंगे ना हम। आप कारण तो देखो, मैंने आपको दुखी होने का कारण बता दिया, उसका निवारण बता दिया। अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा ऐसा कारण है जो कि सबको एक साथ सुखी नहीं कर सकता। कारण ऐसा है कि हम सुबह से लेकर के शाम तक एक जैसी मनोदशा में नहीं रहते हैं। सर, आपकी ये मनोदशा हमारा का खुद का एक्सपीरियंस है, सभी का है। सर, मैंने अभी आपको बताया कि आपकी मनोदशा का ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। अगर व्यवस्था खराब है तो आपकी कितनी अच्छी मनोदशा हो, आप सुबह से शाम तक सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर व्यवस्था बढ़िया है तो आपकी मनोदशा उसी से बनती है। अगर व्यवस्था खराब है तो आपकी जो मनोदशा है वो ऐसे होती रहेगी, अप डाउन। लेकिन अगर व्यवस्था बढ़िया है तो आपकी मनोदशा अप ही रहेगी। अगर व्यवस्था खराब है बहुत ज्यादा तो आपकी मनोदशा डाउन ही रहेगी। आपकी मनोदशा व्यवस्था की अवस्था पर निर्भर करती है। नहीं तो आप वो तो मैंने आपकी नहीं तो अभी आप मुझे मैंने एक ये कारण कहा बता था। दीजिए। देखो, मुझे आप एक कारण बता दीजिए, एक ही आदमी का, और अपना ही देंगे उदाहरण, ज्यादा अच्छा है, कि दिन में किस कारण से आपकी मनोदशा अच्छी होती है और किस कारण से आपकी मनोदशा बुरी हो जाती है। इसी से सिद्ध हो जाएगा कि वो कारण आपको व्यवस्था में मिलेगा। आप ढूंढ के बताइए। इसका एकदम से सटीक उदाहरण नहीं दे सकता, कारण इसका ये है नहीं क्योंकि तो सटीक तो मैंने देना आपको पड़ेगा ना सर। जी। नहीं, मैं आपको तभी तो बता रहा हूँ हम्म। कि आप ये जो बात जो कर रहे हो ना जी कि एक साथ सुखी होने जैसी कोई कल्पना, जो संकल्पना गढ़ी जा रही है, जी इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक साथ सभी सुखी हों, यानी कि जी जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जी जी। ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती है? इसके पीछे का कारण होता है पर्सनैलिटी, जैसे व्यक्ति की जो हाँ, कोई एक पर्सनालिटी बताइए जैसे। होना है, व्यक्ति का जो होना है, जैसे आपका होना है, मेरा होना है। हाँ, तो मेरा होना मेरे सुखी होने पे कैसे रुकावट है, बताइए। हाँ जी, मेरा होना मेरे सुखी होने पे कैसे रुकावट है?
आपका होना, आपके सुखी होने पर रुकावट का मतलब ये है कि आपका होना किस आधार पर है, ये देखा जाता है। सर मेरा होना, मेरे माता पिता ने संभोग किया और मेरा जन्म हो गया, मेरा होना इस आधार पर है। ये सिर्फ एक फिलोसफिकल थ्योरिकल बातें हैं, ओरिजिनल नहीं है। नहीं तो आप बताइए ना, आपके पास कोई और आधार हो। मुझे तो इससे ज्यादा कोई आधार मुझे दिखा नहीं मेरा, कि अगर मेरे माता पिता संभोग नहीं करते और सारी कंडीशंस मेरे पैदा की नहीं होती कि भाई उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, मेरी माता की योनि भी ठीक है, वो क्या बोलते हैं जहाँ वो जहाँ छोड़िए, बच्चा वो रहता तो है। हाँ वो तो अगर ये सब चीज ठीक रहती तो मैं हो गया जी। मैंने आपको यही कहा श्रीमान जी जी कि आप बताया कि आप जाट परिवार से हैं, जी। तो नॉर्मल सी बात है कि आपने जाति का दंश नहीं झेला। हाँ हमारे यहाँ आप सही कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं झेला, मतलब मेरे साथ तो कभी ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ जाति के आधार पे। जी जी कैसे भी नहीं, जी। कैसे भी नहीं झेला। जहाँ भी आपने अपने आप को जाट बता दिया ना, हाँ हाँ। वहाँ आप बस सेफ हो गए, बस आपका क्राइटेरिया था, सेफ हो गए। नहीं नहीं ठीक बात है, मैं तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि भाई जाति का दंश, सुनिए तो, कि जाति का दंश मुझे कभी नहीं झेलना पड़ा, लेकिन इस बात से सब सुखी नहीं हो सकते, इसका क्या लेना देना है। मतलब अगर मैं जाति का दंश झेलता तब सब सुखी हो सकते थे। आपसे क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर्सनल क्यों ले रहे हो। मैं बोल रहा हूँ समग्रता के लिए। नहीं समग्रता के लिए तो समग्रता में आपसे समग्रता में जिसने इसका दंश झेला है, सर सुनिए ना, सुनिए वो तो थोड़ा, बात करेंगे। देखो सुनिए जरा। उसकी मेंटेलिटी तो इस पर रहेगी ना। हाँ देखो उनकी उनका मेंटेलिटी, पूर्वाग्रह तो इनके साथ रहेगा ना। सर उनकी मेंटेलिटी, उनका पूर्वाग्रह यही तो रहेगा ना कि भाई ये दंश अब हम आगे और ना झेलें, हमारी आने वाली जनरेशन ना झेले, यही तो होगी मेंटेलिटी, और क्या होगी, और यही तो पूर्वाग्रह होगा। तो हो, ये कह तो सारे रहे हैं, लेकिन इसको दूर करने के लिए ही तो मैंने बोला आपसे कि आपने इसको सिर्फ इतने से बात से काट दिया। सर दूर तो हो जाएगा नहीं, देखिए जाति का दंश मात्र किसी नहीं है ना। अच्छा एक चीज बताओ, के साथ साथ और सारी चीजें चाहिए। अच्छा सुनो तो जरा, एक चीज बताओ, जैसे जाति की प्रॉब्लम जाटों को नहीं है, वैश्यों को नहीं है, क्षत्रियों को नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट को ही क्यों है, इसके कारण में नहीं जानना चाहेंगे आप कि मतलब जाति तो दूसरे भी है ना। हाँ हाँ। देखो जाति की प्रॉब्लम ब्राह्मणों को है क्या? अब होगी उनको अपने बेस पर। नहीं आप जवाब दीजिए ना, आप क्या जानते हैं, अगर उनको होगी तो बताइए हाँ है, और नहीं है तो बताइए कि नहीं है। आप क्या जानते हैं, क्योंकि चर्चा आपके साथ हो रही है ना सर। हाँ तो है, उनको भी है। तो उनको जाति की क्या प्रॉब्लम है जाति की प्रॉब्लम ये आप बताओगे, क्योंकि आप बोल रहे हो। मैं थोड़ी बताऊंगा सर, पूछूंगा सर आप कह रहे हो कि जाति की प्रॉब्लम है। तो है, तो कोई एक चीज बताओगे ना कि उनको जाति की वजह से ये प्रॉब्लम है, आप ही बताओगे ना। मैं तो कह नहीं रहा कि उनकी पर्सनल बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल बोल रहा हूँ। सार्वजनिक तौर पर तो सिर्फ मात्र उसी को है जिसे अछूत कहा गया, अनटचेबल्स। हाँ तो इसका मतलब ये हो नहीं है। हाँ तो इसका मतलब ये हो गया कि जाति प्रॉब्लम नहीं है। अगर जाति प्रॉब्लम होती तो सबको होती, प्रॉब्लम कुछ और है जाति के नाम पर। अगर जाति की प्रॉब्लम होती तो फिर मुझे भी होती, आपको भी होती, और जिसको ब्राह्मण बोलते हो उसको भी होती, और जिसको क्षत्रिय बोलते हो उसको भी होती, सबको होती। क्योंकि जैसे बुखार है, बीमारी है, तो बुखार जिसको भी आता है सबको होती है। आपको सर मेरी बात आप सुने थोड़ा, आप इसमें उग्र भी मत हो जाना, क्योंकि मुझे नहीं मैं उग्र नहीं हो रहा। नहीं उग्र होने वाले नहीं है ये, बिल्कुल वो तो कोई बात जोर डाल के कही जाती है सर कोई बात। जब जाति पर बात आती है ना, जाति पर बात आती है तो हो जाता है। सर मैंने आपकी अभी तक जाति भी नहीं पूछी, मुझे पता भी नहीं है कि आपकी क्या जाति है ना, आपने बताया भी नहीं है। करो, ये तो कह रहा हूँ कि सर मैं नहीं करूंगा ना, क्या है इस बात की उठाने के लिए। देखो मैं नहीं करूंगा, इस पर आपको विचार करना होगा। सर मैं करूंगा, लेकिन मैं विचार उसके साथ करूंगा जो चाहे इसके साथ इसका विचार करना। जैसे आप चाहते हैं तो आपके साथ करूंगा। आप मुझे बोले कि मैं उठाऊं, तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं जिस समाधान की बात कर रहा हूं उसमें जाति का कोई लेना देना नहीं है। किसी की कोई जाति हो नहीं हो, आस्तिक है नास्तिक है, मतलब कौन आदमी कैसा है, चोर है, आतंकवादी है, सज्जन है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने व्यवस्था जो दी है वो इस तरह की है। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्था लाने के लिए जाति कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जब आपको लग रही है कि है, तो फिर आपके साथ तो चर्चा होगी और आपसे मैं पूछूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है इस व्यवस्था को लाने में, कि भाई ये जाति है, आप बताएंगे तो उस लाने हिसाब में से चलेंगे। प्रॉब्लम है, हाँ, वो थोड़ा लाने में बताइए। प्रॉब्लम आपको बताते हैं। जी जी। और प्रॉब्लम है सिर्फ पूर्वाग्रह, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पूर्वाग्रह भी बताइए, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि हाँ, एक उदाहरण पूर्वाग्रह का दीजिए, उसको देखते हैं। अच्छा, अभी आपसे मैंने एक बात की, शायद अभी एक आपने वैसे बात बोली थी कि समझदार या समझने वाली या कुछ, मैंने सोचा आप समझ गए, आप इतने कुछ पढ़े हो, इतना कुछ नहीं रिसर्च नहीं, किया है, मैं समझ आपकी गए बात होंगे सारी मेरी समझ बातों रहा को हूँ तो। सर, आपकी बातें सारी समझ रहा हूँ, और ये साथ में बता भी रहा हूँ कि इस व्यवस्था को लाने के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं बनेगी, तो बताऊंगा। और उसके पहले आपको हाँ, बतानी बताइए। पड़ेगी, और उसके पहले आपको बतानी पड़ेगी कि आप किस प्रॉब्लम की आपने आपने एक बात पर्टिकुलरली कही, बात कर रहे हैं। जी। आपने एक बात कही कि जाति होने की प्रॉब्लम जो है वो मात्र एक शेड्यूल कास्ट को क्यों है, जी जी। अन्य लोगों को क्यों नहीं है। हाँ, अन्य लोगों को नहीं है। सबसे हाँ, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शेड्यूल कास्ट मीन्स क्या है। शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां आती हैं भाई, जैसे चमार, हाँ, भंगी, हाँ, मैं डीमर। जी। नहीं, शेड्यूल कास्ट का मतलब हुआ है अनुसूचित जाति। सर, अनुसूचित जाति, हाँ। अनुसूचित जाति हाँ। का मतलब ये हुआ है कि वे जातियां जिनको अनुसूचित किया गया है, किस वजह से, कि भारत में इन लोगों के साथ जातीय दंश हुआ है, हाँ, जातीय उत्पीड़न हुआ है इन लोगों के साथ। नहीं नहीं, उस वजह से नहीं किया गया, वो शायद आपने संविधान में गलत देख लिया। उनको इस वजह से किया गया है कि इन लोगों का विकास नहीं हुआ, बहुत ज्यादा पिछड़ापन गलत है, है। यही है नहीं सर, सर आप सर गलत गए। सर संविधान में लिखा हुआ है, आप संविधान को ही आप नकार दोगे तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता उस संविधान में मामले में। बताओ कहाँ लिखा हुआ है, सर, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, संविधान में जब अनुसूचित उनको किया गया है तो इसी आधार पे किया गया है, और उसका सॉल्यूशन भी रिजर्वेशन दिया गया है हर हाल में, कि इन्हें, क्योंकि ये अपने बल पर दूसरे लोगों के बराबरी में नहीं आ सकते, अगर इन्हें रिजर्वेशन देंगे तो फिर ये उनकी बराबरी में आ सकते हैं, ऐसी आशा की गई, और उससे कुछ लोग आए भी हैं। माने और आरक्षण कितने प्रकार का है। सर, कई प्रकार का है ना आरक्षण, जैसे स्कूल में भी मिलता है, जॉब में भी मिलता है, और भी कई तरह से आरक्षण तो कई तरीके का है। यही मैं कह रहा हूँ सर आपसे कि आपने रिसर्च तो कर लिया, मैं नहीं कह रहा, आपकी बुद्धिमत्ता को मैं बढ़िया मानता हूँ, आप ऐसी बात सोच रहे हो, अच्छी बात है, होनी चाहिए। फाइनेंशियल मजबूती होगी व्यक्ति के पास है, क्योंकि हमारे एक पुरोधा साहब कांशीराम कहा करते थे कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है तो उसकी जो बुद्धि कौशल है, उसका जो दिमाग है, वो एक्स्ट्रा में समय पा लेता है अपनी और चीजों पर ध्यान करने के लिए। जी जी, और इसलिए वो दूसरी चीजों को भी सोच पाता है। बिल्कुल, ये बात उन्होंने यानी आज से बहुत पहले बोली है। जी जी, सोच भी पाता है, और सबसे बड़ी बात है केवल सोचने की नहीं है, तब कर पाता है बिना संसाधनों। हाँ, बिना संसाधनों के आदमी करेगा ना। जी जी जी, नहीं, केवल सोचने से नहीं करेगा। करेगा कैसे। हाँ, नहीं, सोचने का समय निर्गत करेगा कैसे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सोचना भी उसी आधार पे होता है कि हमारे पास करने के लिए क्या है, वो उतने में ही सोचता है कि अच्छा मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उतने में फिर वो अपने घोड़े दौड़ाता है। जी। अभी देखो, अभी जैसे मान लो कि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल मजबूत हूँ, मान लो जी, थोड़ा सा फाइनेंशियल मजबूत हूँ कि मेरे घर में दाल चावल ठीक बन रहा है, और 2 रुपए मेरे पास थोड़े मान लो कि बैंक बैलेंस है और थोड़ा खर्चा कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे बेटे को मेडिकल करवा दूं। बिल्कुल, बात आपकी सही कह रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बेटे को मेडिकल करवा दूं। जी जी। लेकिन वहीं पर मेरा कोई साथी है और वो अभी तक अपनी फाइनेंशियल मजबूरी से ही जूझ रहा है, बिल्कुल, यानी कि उससे निजात नहीं मिली हुई है। जी जी जी। तो उसके बच्चे की पढ़ाई को लेकर के उससे जब बात की जाती है, पहली बात तो ये है कि वो खुला ही नहीं है। हाँ, खुला ही नहीं, पता ही नहीं है। वो तो ये बोलेगा कि भाई पहले तो मैं रोटी तो कर दूं, मेडिकल की तो बात बहुत बाद में। जी, मतलब ध्यान में नहीं है ना उसके भी मेडिकल या कोई विषय या कोई सब्जेक्ट या कुछ आगे भविष्य वगैरह है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले अपने उस पहले वाले को भर रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि फाइनेंस हर जगह पूर्वाग्रह बोल रहा हूँ। नहीं, ये मैं पूर्वाग्रह बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये पूर्वाग्रह नहीं है। यही जो पूर्वाग्रह है वो उसका जातीय के साथ है, वही उसका समाज के साथ है। नहीं, तो इसको आप गलत शब्द दे रहे हो ना, इसको पूर्वाग्रह नहीं बोलते।
इसको क्या बोलोगे आप इसको? इसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे आदमी सोच पाता है फाइनेंस के बारे में कि भाई मेरे पास इतना फाइनेंस है तो मैं इससे क्या क्या कर सकता हूं, तो वो उतना ही सोचता है। जैसे आपके पास ज्यादा है तो आपने सोच लिया कि आप अपने बच्चे को मेडिकल करा देंगे, और उसके पास नहीं है तो वो ये नहीं सोच रहा है, क्योंकि सोच के भी क्या करेगा, जब है ही नहीं है तो कराएगा कैसे। तो ये इसको पूर्वाग्रह नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति के आधार पर आप सोचते हैं कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। नहीं समझे आप मेरी बात को? नहीं तो ये पूर्वाग्रह नहीं है ना, इसको पूर्वाग्रह मेरी नहीं बात को आप कहते। इसलिए नहीं समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको। सर आप गूगल मेरी बात करिए, आप इसलिए नहीं समझ रहे हो। सर आप पहले सर तो आप आप अभी सुनिए तो आप अभी गूगल करिए और उसमें डालिए कि पूर्वाग्रह किसको कहते हैं, उदाहरण से बताइएगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो आपके शब्द ही सुन रहा हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में आप क्या कह रहे हो। तो जिसे आप पूर्वाग्रह कह रहे हो वो पूर्वाग्रह नहीं है। अभी देखो, अभी आपने एक बात बोली, जब मैंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट का मतलब शेड्यूल कास्ट का मतलब जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, और इसी वजह से उनको जाति से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जाति की वजह से उनके पास संसाधन नहीं है। ये बात संविधान लिखते समय हुई है श्रीमान जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जबकि शेड्यूल कास्ट जो है उसका जो निरीक्षण हो गया था वो तो 1939 में हो गया था। हाँ हाँ वो तो है ही। तो फिर ये मैं बोल रहा हूँ उस समय किस आधार पर हुआ था? संविधान तो बना ही नहीं था। उस समय भी सर उस समय भी आर्थिक आधार पर, क्योंकि ये आर्थिक आधार पर सबसे ज्यादा पिछड़े हुए थे। नहीं था। नहीं तो आप बताइए, नहीं तो आप बताइए आर्थिक कहाँ था सर? अगर रुकिए तो आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे ये भी बाकी सब लोगों की तरह अमीर थे, ऐसा कह रहे हैं आप? कौन? जिनको आप शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं वो बाकी और दूसरी जातियों की तरह ही उनके पास संसाधन थे, ऐसा आप कह रहे हैं? अमीर थे मतलब। तो फिर वही तो आधार हुआ। अल्टीमेटली क्या आधार हुआ आप बताइए? अरे नहीं सर, यही बात आप फिर लेके आ रहे हो दोबारा। सर वो तो आएगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास आप जाट हो। जी जी ठीक है जी। आप जाट हो, आप जाकर के नाई की दुकान पर बैठ गए जी। आप जाकर नाई की दुकान पर बैठ गए और आपका जो वो नाई है वो आपका कटिंग करने लग गया। जी। आपने पैसे दे दिए। जी। पैसे दे दिए, वहीं जाकर के मान लो कि दूसरा व्यक्ति आके बैठ गया। जी। और उस व्यक्ति ने मतलब कि वो कास्ट में जिसको बोल रहे हो आप शेड्यूल में जी वो रहा। जी। तो अब उस व्यक्ति नाई ने बोला, नाई को मतलब किससे होना चाहिए था? पैसे से। जी जी। नाई को मतलब पैसे से होना चाहिए था ना। बिल्कुल। लेकिन वो व्यक्ति पैसे भी दे रहा है और आपने पैसे भी दिए, वो भी पैसे दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि तेरे ने तो मैं हाथ से पैसे लूंगा और ना ही मैं तेरे पैसे लेकर के तेरी कटिंग करूंगा, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट की कटिंग नहीं करता। हाँ तो अब इसके कारण में आप कभी गए कि इसका कारण क्या रहा? क्या रहा? हाँ, मतलब आप गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका क्या कारण रहा? इसका कारण रहा उन लोगों ने जिन्होंने जाति व्यवस्था के तौर पर अपने को श्रेष्ठ बना रखा था, अपने को श्रेष्ठ बना रखा था, वे जाति तौर पर नहीं चाहते थे कि कोई हम जैसा श्रेष्ठ बने। सर उन जैसा श्रेष्ठ तो उनके पास पैसे हों। सर रुकिए तो, उन जैसा श्रेष्ठ तो क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, तो फिर उनको तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बावजूद। किन जैसा? भाई ब्राह्मणों के जैसे तो नहीं है ना तो क्षत्रिय है और ना तो वैश्य है। हाँ तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही उनके बाल काट देता है पैसे लेके। लेकिन शेड्यूल कास्ट के क्यों नहीं काटता है? आप बताइए, चलो आप बताइए उसने उनका क्यों नहीं काटा? तो अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर मैं बताने का प्रयास करूं। मुझे नहीं मालूम, बताएं। हाँ देखो क्या होता है, आपको मालूम होगा कि बहुत समय पहले ये जो मल उठाने वगैरह के काम हुआ करते थे, है ना, जैसे चमड़े के काम और लोगों की जो टट्टी वगैरह है ना, जब खासतौर से उन लोगों के जो लोग शहर वगैरह में रहते थे। और चमड़े का काम तो सभी के लिए होता था, क्योंकि जो चमड़े की जूती वूती और बहुत सारी चीजें बनती थी। तो चमड़े का काम जो लोग करते थे वो लोग, सीधी सी बात है कि थोड़ा गंदे ही रहते होंगे, क्योंकि अब सारे दिन चमड़े में रहना है, और पहले हाथ से सब होता था, मशीनें तो होती नहीं थी।
और सड़े हुए चमड़े को करना है, ये करना है, लोगों की गंदगी उठानी है। तो उनका सारे दिन में वो इस तरह का रहता था कि वो उस गंदगी से लगभग ओत-प्रोत ही रहते थे। और लोग उनसे इसलिए बचते थे कि भाई अगर इनसे हम छुएंगे बुएंगे तो कोई गंदगी की वजह से कोई हमें बीमारी वगैरह हो जाएगी। और ऐसा कभी हुआ होगा इतिहास में कि कोई ऐसी जैसे छूने वाली बीमारी है, कई बार कोई वायरस हो गया होगा, कुछ हो गया होगा इस तरह का। तो उसके नाते लोगों ने इन लोगों से इस तरह की दूरी बना ली होगी कि भाई इनसे थोड़ा दूर ही रहो, इनको ना छुओ या इनको नजदीक ना आने दो, तो थोड़ा ठीक रहे। और इसका उदाहरण मैं आपको अभी बताऊं, अभी जब कोरोना हुआ था, तो कोरोना जब शुरू हुआ था, मतलब अभी लॉकडाउन नहीं लगा था, तो क्या हुआ था कि ऐसी रिपोर्टें आई थी कि चाइना से जो लोग आए हैं वो लेके आए हैं इस बीमारी को, है ना। इस तरह की रिपोर्ट्स आई। तो मैंने खुद देखा कि मैं मेट्रो में और बसेस में चलता था, तो देखता था कोई चाइनी टाइप का कोई आदमी लगता था देखने में, तो उससे सब दूर हो जाते थे, है ना। और या उसको बस में और उसमें मेट्रो में चढ़ने नहीं देते, तो उसको बोलते थे कि तुम बाहर रहो। और अगर कोई जबरदस्ती चढ़ी गया है तो उसके कम से कम एक एक दो कदम सब उससे दूरी बना लेते थे। और ये तब तक हुआ जब तक कि वो लॉकडाउन नहीं लग गया। मैंने कई जगह देखा। तो इसी तरह से उस समय कभी कोई इस तरह की कोई ऐसी कोई बड़ी बीमारी आई होगी जिसमें उन लोगों को लगा होगा कि भाई वो इन लोगों के द्वारा आई है। और ये कितने टाइम पहले की बात कर रहे हो आप? सर ये जब की बात है जब ये लोग मेला वेला उठाने का काम करते होंगे, माने 2000 3000 ऐसे साल की, मतलब मैं अंदाजा ही बता सकता हूँ, ऐसा कोई फिक्स टाइम तो नहीं है इसका। माने 2-3-4 हजार साल पुरानी बात समझ लो, या और भी ज्यादा उससे पुरानी हो सकती है, माने जब भी ये कभी आई होगी। मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या कारण रहा होगा किसी पर्टिकुलर जाति से दूरी बनाने का। जैसे अभी भी किन्हीं को खांसी जुकाम हो जाता है तो उतने टाइम के लिए हम अपने भाई बंद से भी, अभी मुझे कोरोना हुआ था तो मेरे पूरे घर ने 1 महीने के लिए मुझसे दूरी बना ली थी, है ना। मुझे 14 दिन एक ही कमरे में क्वारंटाइन कर दिया था, और बस मुझे बाहर से खाना दे देते थे और आते नहीं थे। तो अगर कोई जाति विशेष के साथ में कुछ ऐसी चीज चिपक जाए, कोई ऐसी समस्या हो जाए, तो कालांतर में जाके वो ऐसा रूप धारण कर लेती है कि लोग उनको छूते छाते नहीं। और बाद में जब ये चीजें तो समाप्त हो गई, लेकिन ये चीज चलती रही कि भाई इन्हें छूना नहीं है। सब लोग अपनी नई पीढ़ी को बताते रहे भाई इनसे दूर रहना, ये जाति के लोग ऐसे हैं। अब उनमें हो सकता है कि उस जाति में कोई ऐसा भी आदमी रहे हो जो मेला वेला उठाने का काम या चमड़े का काम नहीं भी करते होंगे, लेकिन रहते उन्हीं के बीच होंगे। तो उनको वो बोलते होंगे कि नहीं भाई इनसे दूर रहना, इनसे ये हो जाता है। ऐसे ऐसे चलते चले आए, और ये इस समस्या ने ये सामाजिक कुरीति का रूप ले लिया जो अभी हो रखा है कि अभी कोई ऐसी समस्या भी नहीं है। अभी वो सब साफ सुथरे रहते हैं। अभी कोई ऐसा मेला भी नहीं उठाता है। अभी चमड़े का काम मशीनों से होता है, तो भी वो चीजें चली हुई हैं। जी, मुझे ये बात समझ में आई। और ये बात अब चूंकि वो कारण नहीं बचा है, तो धीरे धीरे ये समस्या दूर हो रही है। अब नहीं लोग उनसे उतना जो है दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको ऐसी समस्या भी नहीं आ रही है। सर है जी, ये सर किस कारण से दूर हुई है? ये एजुकेशन से एक तो दूर हो रही है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई कारण तो है नहीं भाई इन लोगों से ऐसे दूरी बनाने का। ये भी आदमी है, हम भी आदमी है, तो एजुकेशन ही इसका कारण भी बन रही है। और दूसरा कि अगर कभी कुछ हुआ, जैसे मान लिया उदाहरण के लिए अभी भी कुछ हो जाए कि इन लोगों से कोई ऐसी बीमारी आ जाए और डॉक्टरों से पता चले कि वो इस एक तबके से आई है, तो उसी पढ़ाई लिखाई से उससे लोग दूरी बनाने लग जाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई ही माने अवेयरनेस ही हमारे किसी अच्छे अथवा किसी बुरे कृत्य का कारण होती है। अच्छे का भी और बुरे का भी, दोनों का कारण हमारी अवेयरनेस ही होती है। माने हमें पता चलता है कि इससे हमें बचना है, इससे नहीं बचना है, ऐसा करके। तो अभी लोगों को लगने लगा है कि ऐसा कुछ बचने जैसा नहीं है, मतलब इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, पहले कभी कुछ रहा भी होगा तो इस तरह का। तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया कि ये समस्या कभी क्यों पैदा हुई होगी। केवल इस वजह से मुझे लगता है, जाति की वजह से तो नहीं होगी, क्योंकि जाति की वजह से होती तो बाकी जातियों में भी होता कि क्षत्रिय जो है वो भाई वैश्यों से दूरी बना के रखते, और ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों से भी दूरी बना के रखते। ऐसा तो कुछ था नहीं, केवल इन्हीं से रखी। तो मुझे यही समझ में आता है।
कि थोड़ा गंदगी, थोड़ा मैला, थोड़ा इस तरह का, और उनकी इनकम कम होती होगी तो बेचारे थोड़ा साफ शुद्ध ज्यादा नहीं रहते होंगे, ज्यादा अच्छे घर में नहीं रहते होंगे, तो अब गरीबी में आदमी वैसे भी और खराब तरह से रहता है, तो अब गरीबी में खराब तरह से रहता है, नहाना धोना कम होता होगा, तो अब ऐसे लोगों से फिर कोई लोग संपर्क नहीं रखते ज्यादा, या कोई रिश्तेदारी नहीं बनाते, इस तरह की चीज रही होगी जी। मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। मुझे इस कारण के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं नजर आता है। आर्थिक कारण तो व्यवस्था का है कि वो किन्हीं को कम तनख्वाह देते हैं, किन्हीं को बहुत ज्यादा तनख्वाह देते हैं। अब जिनको कम तनख्वाह देते हैं वो बेचारा बुरे ढंग से ही रहेगा, वो कौन सा अच्छे मकान में रह लेगा या अच्छी सुख सुविधा में रह लेगा, जो भी मौजूद रही होंगी उस समय पे। तो क्योंकि सुख सुविधाएं पैसे से ही आती हैं, पहले भी आती थी, अभी तक यही सिस्टम रहा है, तो वो तो समस्या एक है ही जो मैंने आपको पहले बता दी। ये दूसरी समस्या है जो छुआछूत वाली है। ये छुआछूत वाली कोई कोई बड़े कम्युनिटी लेवल पे घटी होगी उस समय, कोई घटना, मतलब कुछ हुआ होगा ऐसा, एक बार, दो बार, चार बार ऐसा हुआ होगा, तो ये दूरी बनाई होगी समाज ने। अभी लोगों को वो इतिहास नहीं पता क्योंकि उस समय शायद वो लिखा नहीं जाता रहा होगा, तो बस वो बातें रह गई हैं कि भाई इनसे दूर रहना है, दूर रहना है। अब ये भूल गए कि क्यों दूर रहना है, या काय के लिए जी। तो मतलब कि एक तो ये होता है, हम ये देखते हैं जी मानव विज्ञान के आधार पर कि मानव विज्ञान जो फैला उसके अंदर जो जो भावनाएं जिस तरीके से फैली, किन्हीं चीजों को पवित्र माना, किन्हीं को अपवित्र माना, जी किसी के लिए कोई विधियां इजाद कर ली, किसी के लिए कुछ इजाद कर लिया, ये तो मानव तंत्र की बात थी, समझता गया वो। जी जी लेकिन उसके बाद मतलब कि कुछ न कुछ तो दिमाग में ऐसा घटित हुआ ही होगा जातीय तौर पर, हाँ, कि तो ये जातीय हुआ तौर होगा पर ना। इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। नहीं, क्या किसी के भी दिमाग में, जैसे मान लो कि आपका दिमाग काम कर रहा है, नहीं, इसको प्रताड़ित करना मत बोलो ना। देखो, जिस समय ये हुआ होगा तो इसे प्रताड़ित करना मत बोलो, क्योंकि ये तो फिर उस समय की जरूरी है ना कि भाई अगर नहीं करोगे तो बाकी सब लोग भी उसमें फंस जाएंगे, उस दुष्चक्र में। प्रताड़ना तो ये बाद में हो गई जब ये मुख्य वजह चली गई होगी, और फिर भी लोग, मतलब लोग बुरे ढंग से करते रहे होंगे। एक एक तो ये है कि जैसे मान लिया कोई आदमी आगे बैठा और हमें पता है कि ये थोड़ा गंदा आदमी है या नहाता धोता नहीं है, ऐसा है, तो बाद में वो चला जाता है तो हम उस जगह को ऐसे साफ कर लेते हैं। हालांकि लोग अभी भी ऐसा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो आया वो खूब नहा धो के आया था। तो ये, इन्हें पूर्वाग्रह बोलते हैं। ये जो पूर्वाग्रह हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, जबकि वो पहले का कोई कारण भी नहीं बचा है। पहले कोई कारण था तब रहा था तो ठीक था, अभी वैसे कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीजें चली आ रही हैं, वो दिक्कत देती हैं। अब कोई कारण नहीं है फिर भी क्यों चल रही है? हाँ, तो इसके अब लिए पिछले 50 साल से तो एजुकेशन इतनी बढ़िया हो रही है, लेकिन फिर भी क्यों चल रही है बताओ? तब भी तो उस एजुकेशन की वजह से कारण नहीं है, इसीलिए ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। अगर कारण रहता तब तो आज भी नहीं खत्म होता। जैसे आज ही कोरोना आ जाए और पता चले कि भाई वो इस कम्युनिटी के लोगों में कोई वजह से, मान लिया जो लोग मांस खाते हैं और मांस खाने से कोई ऐसी बीमारी फैल जाए, तो जो मांस खाने वाले हैं उनके साथ में ऐसा भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। तो जब कोई चीज शुरू होती है किसी कारण से रहती है, बाद में कारण खत्म हो गया। तो अब ये एजुकेशन की बात है कि भाई उस समय लोगों को प्रॉपर एजुकेट नहीं किया गया, या उस समय एजुकेशन का कोई ऐसा माध्यम भी नहीं था, तो वो नहीं हो पाया, और ये बीमारी या ये जो मानसिक भेदभाव है ये चला आया। तो ये अब दूर इस तरह से होगा कि एजुकेशन उस तरह की हो, और एजुकेशन उस तरह की तभी हो सकती है कि जब व्यवस्था हो कि सबको एजुकेशन मिलेगी, सेंट्रलाइज व्यवस्था, एक ही जैसी व्यवस्था, एक ही जैसी एजुकेशन, एक ही जैसा सिलेबस, तो तब ये समस्या दूर होगी। आर्थिक समस्या कैसे दूर होगी वो मैंने आपको बता दिया। और ये इस तरह की जो समस्याएं हैं जो कि एक दूसरे में भेदभाव करती हैं, और अभी उनके कारण भी मौजूद नहीं है, क्योंकि कारण होंगे तब तो करना चाहिए, और वो तो होगा भी। अगर कल को भी कोई कारण होगा तब होगा। अगर कल को ब्राह्मणों में कोई कारण पैदा हो गया ऐसा, तो लोग ब्राह्मणों से भी अछूत हो जाएंगे, मतलब उनको अछूत बना देंगे कि भाई थोड़ा क्वारंटाइन रहो आप। और अगर वो बात लंबे समय चली तो जो आज एससी के साथ में है वो ब्राह्मणों के साथ होने लग जाएगा। फिर उनसे लोग दूर से व्यवहार करेंगे, भाई दूर से ही रखो। उन्हीं के काम को बुलाएंगे, मान लिया उन्हीं को बुलाएंगे कि भाई आके हवन कर देना, लेकिन बोलेंगे वो थोड़ा दूर बैठ के कर देना भाई, इधर मत आना। तो ऐसा व्यवहार उनके साथ भी होगा अगर कोई ऐसा कारण पैदा होता है। ये बात है।
तो इसके लिए एजुकेशन उस तरह की हो, और एजुकेशन भी व्यवस्था का ही हिस्सा है। अगर व्यवस्था बढ़िया है तो एजुकेशन को वो बढ़िया रखेगी, बिना कारण के कोई चीज नहीं पैदा होने देगी, और कारण के होने देगी तो उसको भी लगातार देखती देखती रहेगी कि जब कारण नहीं है तो उस चीज को खत्म कर देगी। चलो मैं थोड़ा बाद में करता हूँ, अभी गेस्ट आए हुए हैं।